नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ इंदु चौधरी। हमारे 5 पैसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है P2P लेंडिंग जो एक न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटी बनकर उभर रहा है हमारे मार्केट में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं, फिनोवेशंस के फाउंडर प्रसाद लिंडवे अ, जो एक बहुत जाने-माने यूट्यूबर हैं और शेयर मार्केट से जुड़े जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो जानकारियाँ होती है मार्केट से, जो डेली अपडेट्स होते हैं, वो आप तक बहुत ही आसान शब्दों में पहुँचाते हैं। प्रसाद, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। Thank you for having me. तो प्रसाद, जैसा हमने बताया कि P2P लेंडिंग एक नाम बहुत अभी चर्चाओं में है, इंडिया में स्पेशली और काफ़ी लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है? सब कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट का एक नया ज़रिया है। आप वैसे ही आसान शब्दों में समझाइए कि आखिर P2P लेंडिंग होती क्या है? Sure. When it comes to P2P lending, so हम सभी को पता है कि P2P मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग एक नया तरीका है एक्चुअली। हम सभी को पता है नॉर्मल तरीका कि हम जाते हैं बैंक में सेविंग अकाउंट या एफडी ओपन करेंगे, राइट? बैंक वो पैसा फिर अपने पास रखेगी और क्या करेगी उस पैसों का किसी और को ज़्यादा इंटरेस्ट पर देगी, पैसा कमाएगी। तो बैंक का बिजनेस मॉडल आप देखोगे तो उससे आपको P2P समझने में आसानी होगी। बैंक क्या करती है, लोगों से जनरली सेविंग अकाउंट एफडी से कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा देती है और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर सेम पैसा लोगों को अलग-अलग तरह के लोन्स के तौर पर देती है। सो पैसा कम इंटरेस्ट पे ले लो, ज़्यादा इंटरेस्ट पे ले लो। नाउ व्हेन यू आर पुटिंग द मनी इन द बैंक, जब आप अपना पैसा बैंक में रख रहे हो तो ऑन सेविंग अकाउंट यू गेट अराउंड 2-3%, ऑन एफडी यू गेट अराउंड 6% रिटर्न्स। वही बैंक वो पैसा लोन देकर इट इज अर्निंग अराउंड 10 to 11% ऑन एन एवरेज, वो रिटर्न को कमा रहे हैं, राइट? सो अभी ये जो P2P लेंडिंग है वो बैंक को एक तौर पे, अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो, बैंक को देखो सेफ्टी एक अलग बात है, बट व्हेन इट कम्स टू रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न्स की बात करते हैं तो P2P लेंडिंग कहीं ना कहीं बैंक्स को बीच में से हटा रही है। यहाँ पे आप करोगे क्या, सीधा आप किसी और पर्सन को लोन दोगे। इट्स पीयर टू पीयर, डायरेक्टली आप किसी और पर्सन को लोन दे रहे हो और जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है, लेट से आपकी डील होगी 12-13% से, तो जो P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं बीच में, जैसे कि 5 पैसा का P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म या और कोई है, वो अपना कुछ कमीशन लेंगे, बट डायरेक्टली जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसमें से अच्छा खासा पोर्शन आपको डायरेक्टली मिलेगा, राइट? सो दैट इज P2P लेंडिंग वेर इन यू गेट अ चांस टू अर्न मोर इनकम, मोर इंटरेस्ट, जहाँ पे अगर बैंक के जरिए हम करते हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी कम हमें मिलता है। तो सेफ्टी के बारे में आगे बात करेंगे, बट कहीं ना कहीं ये बीच में बैंक को हटा के आप डायरेक्टली किसी को लोन दे सकते हो और ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर कमा सकते हो। अच्छा प्रसाद, यहाँ पर किस तरह के लोन को ज़्यादा तवज्जो दी जाए? कुछ लोगों को जैसे शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत होती है, कुछ को लॉन्ग टर्म की ज़रूरत होती है। P2P लेंडिंग किस सेगमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है? आई फील दैट कि जहाँ तक लोन की बात है, अब P2P लेंडिंग में दो चीज़ें है कि एक तो बोरोवर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर लेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। सो अगर हम लेंडिंग की बात कीजिए, अगर आप लेंडर हैं, आपको पैसा देना है, किसी को इंटरेस्ट कमाना है, तो उसकी लिमिट है पहले 10 लाख थी, अब एक पर्सन 50 लाख रुपए तक P2P लेंडिंग में अपना पैसा दे सकता है, बाकी जो बोरोवर से उनको। लेकिन बोरोवर साइड की बात करें तो बोरोवर साइड पर लिमिट है 50,000 रुपए। तो एक बोरोवर है वो 50,000 से ज़्यादा नहीं ले सकता। बट अगर आप लोन दे रहे हो, आप लेंडर हो, तो आप अलग अलग लोगों को 50 लाख तक 50-50 हज़ार करके कई सारे लोन्स आप दे सकते हो। तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात की जाए तो दिस इज वेरी गुड डील, बिकॉज लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात की जाए तो देखो रिस्क भी बढ़ती है। बढ़ती इसलिए बिकॉज आप पर प्रेशर है, आपने पैसे दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, ऐसी कोई श्योरिटी यहाँ पे नहीं है। वो पैसा सामने वाला डिफॉल्ट भी करता है। तो अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में किसी को लोन दिया, फर्स्ट टाइम आप ऐसे कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया, वो पैसा टाइम पे आया, तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस। सो इस तरह से शॉर्ट टर्म यू कैन ट्राई फॉर नाउ, बिकॉज कंसेप्ट नया है, पूरे इंडिया में नया है कंसेप्ट। लोग ऑलरेडी रिस्क फैक्टर मैनेज करना हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्टली गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म लोन, यू कैन ट्राई द शॉर्ट टर्म लोन, और आप इसे एक ट्रायल के बेसिस पर स्टार्टिंग में कर सकते हैं। बिल्कुल प्रसाद, जैसे आपने बताया कि अक्सर यही होता है कि जब भी हम अगर किसी को पैसे देते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि पैसे तो दे रहे हैं पर हमारे पैसे वापस मिलेंगे नहीं। यहाँ पर थोड़ी और क्रिटिकल सिचुएशन ये है कि आप जिसे पैसे दे रहे हैं, आप उसे जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि वो कैसा व्यक्ति है, किस तरह से वो पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वापस। तो अपनी मेहनत की कमाई किसी को देना इस तरह से काफ़ी रिस्की लगता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा ये प्रचलन में है ये टॉपिक और काफ़ी लोग इसके साथ जुड़ भी रहे हैं। कई देशों में फैल गया है P2P लेंडिंग का कारोबार।
उस हिसाब से आप देखें तो आपको क्या लगता है कि एक निवेशक के लिए इक्विटी को छोड़ दें, म्यूचुअल फंड को छोड़ दें, गोल्ड को छोड़ दें, तो ये एक निवेश का नया ज़रिया ज़रूर है? इसमें जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि देयर आर मल्टीपल एवेन्यूज, जैसे कि अपने पास स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, लेकिन हर किसी के अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर किसी के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो उनके लिए जिनको बिजनेस अच्छे से समझ में आता है। म्यूचुअल फंड उनके लिए जो डायरेक्टली स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना नहीं जानते, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं, किसी फंड मैनेजर की जरूरत है। सिमिलरली अगर हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो वी आर गेटिंग सेफ्टी इन रिटर्न। आपको गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर बैंक में पैसा डाल रहे हो एफडी के तौर पर, सेम फंड में तो सेफ्टी आपको मिलती है। बट जहां तक P2P लेंडिंग की बात है तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत हाई रिस्क लेना चाहते हैं। सो अल्ट्रा हाई रिस्क जो लोग लेना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर जैसे कि आपने कहा कि अगर पैसा नहीं मिला तो रिस्क है, रिस्क जरूर है और बड़ी भी है। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में SBI की मैं बात करता हूँ तो पर्सनल लोन का जो डिफॉल्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट से पर्सनल लोन से जुड़े चीज़ों के, तो वो 4.75% समथिंग चल रहा है, अराउंड 5% चल रहे हैं। 100 रुपीज़ अगर SBI दे रही है तो पर्सनल लोन का 5 रुपये उसमें से रिटर्न मिलना दिक्कत हो गया उनके लिए। एंड जैसे कि हम देखते हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक आ गया है, लोगों की जॉब चली गई है, तो इसकी वजह से जो एनपीए हैं, पर्सनल लोन की बात करें हम, तो वो और भी बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो और भी बढ़ सकती है। एंड ग्रोथ तो है, आपने जैसे बोला कि ग्रोथ ग्लोबली हम देखते हैं तो $67 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई है, और पिछले एक साल में 10 इंडिया की बात करें तो 10 टाइम्स इसकी ग्रोथ हुई है। ग्लोबली बात करें तो 29% कंपाउंडेड सालाना इसकी ग्रोथ हो रही है। सो कंसेप्ट ट्रैक पर है, बट ऐसा नहीं है कि ये हर किसी के लिए बना है। सो म्यूचुअल फंड की हमने बात की तो वो रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हो, रिटेल इन्वेस्टर के लिए रेस्ट्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बॉन्ड मार्केट की बात करते हो, डायरेक्ट बॉन्ड मार्केट में बहुत ही लिमिटेड अवेन्यूज है, जैसे कि भारत बॉन्ड अभी आ गया तो उसके जरिए आप कर सकते हो, लेकिन कई सारे बॉन्ड अभी भी है जिनमें रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। पीएमएस है जहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए है, वहां पर आप नहीं कर सकते। हेज फंड है, रिटेल इन्वेस्टर वहां पे नहीं कर सकते, बड़ी अमाउंट चाहिए होती है। सो P2P लेंडिंग अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात की जाए तो उनके पास एफडी के अलावा बात करें तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और एक इम्पोर्टेंट है P2P का रास्ता खुल गया है, जिसके जरिए वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्की जरूर है, लेकिन अगर रिस्क मैनेज करनी आ रही है उनका, मतलब एक चीज तो है, डिफॉल्ट रेट इंडिया की बात की जाए तो ज्यादा तो है, बट एक बार वो ट्राई करके चेकआउट कर सकते हैं पॉइंट कि किस तरह से वो करे। बिकॉज डिफॉल्ट रेट की भी बात करें तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। SBI का हमेशा एनपीएस ज्यादा होता है। HDFC बैंक विच इज द लार्जेस्ट बैंक बाय प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, उसकी अगर बात करें HDFC की, तो वो अपने रिस्क ठीक से मैनेज करते थे। वही अगर हम IDBI बैंक देखते हैं तो उसका एनपीए 29% है। HDFC बात करते तो 1.5% के अराउंड ग्रॉस एनपीए चल रहे हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बिजनेसेस के एनपीएस चल रहे हैं, लेकिन आप देखोगे तो गवर्नमेंट बैंक के एनपीएस ज्यादा है, प्राइवेट बैंक से कम है। तो इट इज अप टू द रिस्क मैनेजमेंट कि किस तरह के रिस्क, किस तरह से आप रिस्क को मैनेज कर रहे हो, किस तरह के जो प्रोफाइल आपके सामने और किस बोरोवर को आप अपने पैसे दे रहे हो, जहां पर आपको लगता है कि हाँ सिविल स्कोर और बाकी चीजें बहुत स्ट्रांग हो। बट अगेन, पास्ट परफॉर्मेंस डजंट गारंटी द फ्यूचर परफॉर्मेंस, वो भी एक चीज है। तो रिस्क तो है, बट रिस्क मैनेज करना भी यहाँ पर एक पॉइंट है। बिल्कुल, तो रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और अगर कोई इंटरेस्टेड है P2P लेंडिंग के साथ जुड़ने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि अपने रिस्क एपेटाइट को देख लें और उसके बाद ही इस क्षेत्र में एंट्री कर सकते हैं वो। लेकिन प्रसाद, अगर हम रिटर्न की बात करें, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो जैसे हम इक्विटी में जानते हैं कि हायर रिस्क है, हायर रिटर्न का फ़ॉर्मूला है। सेम फ़ॉर्मूला क्या यहाँ पे भी लागू होता है कि आप जहाँ तक हमने सुना है 14 टू 36% तक का एनुअल रिटर्न ये P2P लेंडिंग के जरिए मिल रहा है, जो काफी अट्रैक्टिव है इस पॉइंट पर, क्योंकि हमने देखा है कि शेयर बाजार में भी काफी वोलेटिलिटी हमने खुद महसूस की है, देखी है। तो उस हिसाब से देखा जाए और इस पैंडेमिक की क्राइसिस में अगर देखा जाए, तो ये एक अच्छा ऑप्शन लगता है। श्योर। इसमें एक चीज ये है कि जो ऑफलाइन चलता था पहले डॉक्यूमेंटेशन और कोरोना की वजह से वो पूरा ऑनलाइन हो रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं P2P को फायदा हो रहा है। तो हम जिसे कहते हैं डिजिटल लेंडिंग, सो P2P के जरिए भी सारी प्रोसेस डिजिटली हो रही है। यहाँ पे आपको सामने वाले को मिलने की जरूरत नहीं होती, कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होती है। तो कोरोना में ऑलरेडी ऑफलाइन प्रोसेस को कहीं ना कहीं एक स्टॉप बैठ रहा है। अगर हम नंबर्स देखोगे, जो ऑफलाइन पेपर वर्क आप करते हो उसके नंबर्स जो है वो डाउन जा रहे हैं, ऑनलाइन पेपर वर्क और डिजिटल लेंडिंग ग्रोथ ट्रैक पर है। तो P2P लेंडिंग को इसका एक फायदा हुआ है। एंड जहां तक रिटर्न्स की बात है तो लगभग जो भी P2P प्लेटफॉर्म पे अगर आप चेक करते हो इंटरेस्ट रेट एंड ऑल,
तो अगर किसी का, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट। अगर कोई बोरोवर है, उसका सिबिल स्कोर और बाकी चीज़ें अच्छी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उससे 8-10% के इंटरेस्ट पे लोन तो दोगे नहीं, बिकॉज रिस्क ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बैंक्स भी उसी तरह का करती है कि जिन लोगों का सिबिल स्कोर उतना स्ट्रांग नहीं है, तो पहले तो कई लोगों को रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन किसी को अगर दिया जाता है तो फिर उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, ताकि जिन लोगों को उन्होंने लोन दिया है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है या सिबिल खराब है, तो उनमें से अगर आधे लोग भी अपना पैसा रिटर्न करें तो उनको वो फायदे में ही रहेंगे उस केस में। तो यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा कि जनरली जब जब मैं P2P प्लेटफॉर्म देखता हूँ, तो एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जिन जिनकी सिबिल स्कोर कम है, दे पीपल अग्री 24-25% पे भी लोन लेते हुए मैंने लोगों को देखा है। बट अगेन हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली चीज़ यहाँ पे ज़रूर है, तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। देखो, जहाँ भी NBFC इतनी सारी है, बैंक भी उतनी सारी है, सम ऑफ देम फेल, सम ऑफ देम वर्क आउट वेरी वेल। जैसे हम येस बैंक की बात करते हैं, सो वो नहीं कर पाई। और ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट, जैसे कि हम बात करते हैं बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक का जो रिटेल पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा है। वो उन लोगों को लोन देते हैं जो जनरली, जैसे कि कुछ मछुआरे हो गए जो जी। फिश बेच रहे हैं कोलकाता साइड में। इट इज द बैंक इज केटरिंग टू द कस्टमर्स मेनली इन द वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्ट बंगाल में देखोगे तो छोटे छोटे क्लाइंट्स को उन्होंने लिया। उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ ऑब्जर्व की थी कि एक पर्सन आता है गाड़ी लेकर, और वो लोगों से डेली 1% इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी 990 रुपये उनको देता है सुबह, और शाम को उनसे 1000 रुपये देता है। तो लोगों को लगता है कि कोई नहीं, 1%, उनको वो चीज़ समझ नहीं आती, उनके लिए वो 10 रुपये की चीज़ है। सालाना कैलकुलेट करोगे तो 364% होगा, राइट। तो उतना करेक्ट। मतलब जो छोटे लोग हैं, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए अपना वर्किंग कैपिटल चलाने के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं, तो समटाइम्स दे अग्री कि अगर उनको ज़्यादा भी इंटरेस्ट लेना है तो वो अग्री करते हैं और लोन लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी हमें लग रही है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में पीपल डोंट माइंड पेइंग 20-25% पर एनम लोन फॉर द शॉर्ट रन। कि अगर उनको बहुत अर्जेंट है, बैंक में जाएंगे तो प्रोसेस में ही काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, 2 महीने उसमें चले जाएंगे। अगर उनको 2 महीने के लिए लोन चाहिए, तो P2P से बेहतर रास्ता उन्हें कोई हो नहीं सकता। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म लोन के लिए P2P आई बिलीव दैट कुड राइड दिस वे। एंड जिस तरह से बंधन बैंक ने उन छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको टैप किया, उसी तरह से P2P लेंडिंग भी शॉर्ट टर्म लोन्स को अगर टैप करती है, तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है। बिल्कुल प्रसाद, बहुत सही बात आपने कही कि जब आपको बिल्कुल इमरजेंसी की सिचुएशन है, जैसे अभी हालात चल रहे हैं, आपको तुरंत कैश चाहिए, वैसे हालात के लिए P2P लेंडिंग जो है वो एक परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं लोगों के लिए। और दूसरी तरफ वही कि जिनके पास सेविंग्स है, जिनके पास थोड़ी बचत है, उसका कहाँ यूटिलाइज किया जाए, उससे कैसे पैसे से पैसे बनाया जाए, उन लेंडर्स के लिए भी ये एक काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अच्छा प्रसाद, यही आपने जो बताया कि छोटे-मोटे जो कारोबारी होते हैं, जो अपने स्टार्टअप्स हैं, बिज़नेस जो चलाते हैं, अ, आपको क्या लगता है कि एसएमई सेगमेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, जिन जो अपने छोटे-मोटे कारोबार को चलाते हैं, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा कि उन्हें तुरंत कैश मिल जाएगा, और दूसरी तरफ लेंडर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा ऑप्शन है कि आप ऐसे कारोबार में निवेश कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, और आपको रिटर्न की भी यहाँ पर जो गारंटी है वो थोड़ी बढ़ जाती है। राइट। एक्चुअली रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स एक बार बैंक गया, वो उसे भी वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी। कुछ पर्टिकुलर बैंक, आई विल नॉट नेम इट, बट बैंक ने कहा कि फिलहाल हमने लोन देना बंद कर दिया है। सो लुकिंग एट द करंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट, बैंक्स ने कहा कि ऑलरेडी हमारा पैसा फंसा है, मोरेटोरियम की वजह से रिटर्न नहीं मिल रहा है, पैसा रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो नए लोन हम कैसे डिलीवर करें। तो ये बैंक्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे में जो एसएमईज हैं, वो लोग देख रहे हैं, एसएमईज देख रहे हैं, उनके ओनर्स देख रहे हैं कि कहाँ से वो शॉर्ट टर्म कैपिटल को टैप करता है। बिकॉज करंट कंडीशन जो मार्केट की बड़ी चैलेंजिंग है, तो उनको वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है वो जनरली बैंक्स सीधा हाथ खड़े कर रहे हैं, फिलहाल लोन नहीं दे रहे कोई भी। तो ऐसे में उनके लिए P2P एक तरीका हो सकता है शॉर्ट टर्म फंड लेने का। एंड जहाँ तक एसएमएस की बात है, तो एसएमएस में ऑलरेडी वैसे भी इंटरेस्ट रेट थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं। तो आई डोंट माइंड कि वो लोग यहाँ पर भी आने में कतराएंगे। तो उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल लोन चाहिए, तो वहाँ पे 15% मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर 20% मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, तो बिजनेस बंद करने की बजाय वो लोग चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ लगाए पैसों का। तो P2P लेंडिंग एक ऐसी जगह है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप लेंडर्स की बात करते हो, तो बहुत ही रिस्की लेंडर्स कैटेगरी भी यहाँ पे बड़ी रिस्की है। जिस तरह की ग्रोथ दिखी है, सो 1-1.5 साल पहले मतलब काफ़ी कम इसका नाम था, और तभी भी सबको पता था कि ये बहुत रिस्की है। बट स्टिल बिल्कुल। इंडिया में 10 टाइम्स
ये पूरा P2P का मार्केट बढ़ा है। तो ऐसे में अगर कोई एसएमई है या कोई कोई रिस्क की कैटेगरी है, सो लोग लोन देने के लिए सामने आ रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग कि चलो देकर देखते हैं जो भी होगा। सो दे आर ट्राइंग देयर हैंड्स एंड वी फील दैट जहाँ तक वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, चाहे वो एसएमईज हो, स्टार्टअप्स हो, सो दे कैन ट्राई। और उनको वैसे भी जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी कई सारे आ रहे हैं, बट अगेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव में अगर आप देखते हो, सो वी ऑल्सो कम अक्रॉस मेनी सच अपॉर्चुनिटीज। बट गवर्नमेंट इनिशिएटिव में भी जो डिलीवरी का टाइम है, जहाँ तक लोन सैंक्शन की प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस, इतनी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। कई सारे स्टार्टअप्स, अभी एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया था कि इंडिया के 50% स्टार्टअप्स के पास 1 महीने से ज़्यादा का वर्किंग कैपिटल नहीं है। अब उनके पास वर्किंग कैपिटल 1 महीने से ज़्यादा नहीं है तो लाएंगे कहाँ से? अगर आप वीसी की बिल्कुल, बात करो, वेंचर कैपिटल डील्स की, इक्विटी डाइल्यूट करके हम पैसा उठाएं, तो वीसी डील्स भी जनरली 3 से 6 महीना चलती है, तब जाके वेंचर कैपिटल की डील क्रैक होती है। बैंकिंग की प्रोसेस देखोगे तो बैंक कतरा रही है। गवर्नमेंट स्कीम देखोगे तो अप्लाई करने के लिए इतने ज़्यादा रहते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये प्रोसेस का टाइम यहाँ पे कम लग जाएगा एंड क्विक टाइम जो इंडस्ट्रीज है ऐसी कि जो साइक्लिकल चलती है, या फिर वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। सो P2P विल बी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू रेज द कैपिटल फ्रॉम, एंड लेंडर के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो वर्किंग कैपिटल एसएमईज को दे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी उनके सामने रहेगा, नॉट जस्ट सीबीएल एंड ऑल, उनकी बिजनेस परफॉर्मेंस और बाकी चीज़ें भी वो देख सकते हैं, उसके बेसिस पर आई थिंक करते हैं। तो ये पूरी इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट करेगा, नॉट जस्ट दैट बिजनेस और दैट लेंडर, बट हमारी इकोनॉमी ऐसी है फिलहाल इस कंडीशन में कि टू एक्सपांड द बिजनेस। फिलहाल तो कोरोना वायरस पैंडेमिक में तो बिजनेस चलाना एक चैलेंज है, लेकिन अगर एक्सपांशन भी करना है तो यू नीड मनी। एंड अगर एक नया जरिया अगर लोगों के लिए तैयार होता है जहाँ से लोग पैसा रेज कर पाए, तो उससे बढ़िया इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ और हो नहीं सकता। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बार दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि P2P लेंडिंग से जुड़ी जो और जानकारियाँ हैं इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए हमने वीडियोज़ भी तैयार किए हैं। तो आप 5 पैसा के यूट्यूब चैनल प्लेटफ़ॉर्म पर आइए, यहाँ पर आपको अ, एक जो P2 लेंडिंग से जुड़े हिंदी और इंग्लिश में वीडियोज़ जो हैं वो हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए हैं। उन्हें देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और आसान शब्दों में समझ में आ सके। इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर जुड़ी हुई है। तो आपके जो स्क्रीन पर आई आइकन बनता है, वहाँ पर देखिए हम ये वीडियो आपको अपलोड करते हुए दिखाएँगे। आपको बस उस वीडियो को जाकर देखना है और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक जो है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। प्रसाद आगे बढ़ते हैं। अ, जैसा आपने बताया कि ट्रेंड बदल रहा है, लोग और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि और क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के या फिर रिटर्न पैसा कमाने के। तो इंडिया में तो ये अभी चलन शुरू हुआ ही है, काफ़ी कंपनीज़ वैसे अग्रेसिवली इसमें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन अगर बात करें हम बाकी देशों की, चाइना को देखें, हम यूके को देखें, तो वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है P2P लेंडिंग का। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं, कैसे ये शुरू हुआ ये पूरा चलन और अब P2P लेंडिंग में आपको क्या लगता है किस तरह की संभावनाएँ हैं फ्यूचर में? श्योर, आई थिंक 2 से 3 साल पहले आरबीआई का जो सर्कुलर आया था पहला P2P लेंडिंग के बाद, उसके बाद ये बूम हुआ। जब तक सर्कुलर नहीं था तब तक बड़ी अनसर्टेनिटी थी। कई सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी क्लियरली अवेलेबल नहीं थी कि ये कैसा रहेगा। शायद इसे मतलब जैसे क्रिप्टो करेंसी के साथ किया शायद वैसा, बिकॉज़ अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं इंडस्ट्री से जुड़े। जैसे कि अगर आप देखते हो तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का कोई भी कैप नहीं है। आप अगर लेंडर हो तो आप किसी भी इंटरेस्ट रेट पर सामने वाले को दे सकते हो अगर वो एग्री करता है तो। यहाँ पे कुछ कंसर्न्स अभी भी है। एंड जहाँ तक अर्ली एडॉप्टर्स की बात की जाए तो ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर देखो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उससे लोग कितना अर्ली, कितना क्विकली एडॉप्ट करते हैं, उसके लिए कंट्री में होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली एडॉप्टर्स, जो लोग नई चीज़ें ट्राई करते हैं, वो एक अलग कैटेगरी है। सो अगर आप यूएस देखें, यूके देखें, डेवलप कंट्रीज में तो इन चीज़ों को क्विकली एडॉप्ट किया जाता है। इंडिया में एक तो अर्ली एडॉप्शन थोड़ा इसका स्लो रहा है, प्लस इंडिया में जो डिफ़ॉल्ट रेट है, वो एक बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो सबसे आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया में अभी भी जो ग्रोथ रेट है वो इससे भी ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन लोगों को यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है कि यहाँ पर जितना लोन दिया जाए डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। दोस्त दोस्त को पैसा देता है तो 10 बार कॉल करके बोलना पड़ता है कि पैसे दे दो, फिर भी कई बार वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। जब दोस्त से डिफ़ॉल्ट होते हैं तो किसी और पर्टिकुलर पर्सन को आप दे रहे हो तो चांसेस तो बहुत हाई ही है डिफ़ॉल्ट होने के। तो ये जो रिस्क है, जब तक इस पर और कुछ धीरे-धीरे, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली परफेक्ट बनती है। कैपिटल मार्केट है, एक कई बार सेबी नहीं था, फिर धीरे-धीरे सेबी आया, सेबी ने कुछ रूल्स लाए। अभी भी नए-नए रूल्स ब्रोकरेज फर्म्स और बाकी लोगों के लिए आ रहे हैं, जिससे एक पूरी जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनने में और कॉन्फिडेंट बनने में हेल्प होती है।
तो सिमिलरली आरबीआई भी काम कर रही है। P2P लेंडिंग में अभी भी कई सारे फ्लॉज हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें जिन पर काम होना चाहिए। बट धीरे-धीरे आई थिंक कि आरबीआई ने रिसेंटली अभी क्या किया कि पहले 10 लाख तक की लिमिट थी लेंडर के लिए, अभी 50 लाख कर दी और धीरे-धीरे जो चीज़ें हैं जैसे इंटरेस्ट रेट कैप हो गया और बाकी चीज़ें उन्हें भी वो एड्रेस करेंगे। तो कोई भी इंडस्ट्री मैच्योर होने के लिए थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगता है। तो वी फील दैट आरबीआई विल लुक इनटू दिस थिंग्स एंड जिससे जो और लोग हैं वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो प्रसाद यहाँ पे मोस्टली हमारे साथ अक्सर क्या होता है, जैसे किसी स्टॉक का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम बजाज फाइनेंस का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। वो स्टॉक इसने मतलब आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में इतना शानदार परफ़ॉर्मेंस किया। जिन लोगों ने उसमें पैसा लगाया होगा, उनको करीब 300-400 गुना का प्रॉफ़िट उन्होंने कमाया और शानदार रिटर्न मिला है लोगों को। लेकिन जो लोग मिस कर गए, जिन्होंने उसमें बेट नहीं लगाया, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लिया स्टॉक, वो अब पछताते हैं क्योंकि अब वो शेयर जो है उनकी पहुँच से बाहर हो चुका है। सेम ऐसा क्या P2P लेंडिंग के साथ भी ऐसा लगता है कि अभी मौका है एक फिक्स्ड इनकम अपना ज़रिया बनाने का, भले ही छोटे निवेश के साथ आप शुरुआत करें, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अ, आगे चल के जैसा आपने बताया कि कई-कई सारी गाइडलाइंस आने वाली है, आरबीआई की तरफ से भी आने वाले हैं। लेकिन इस वक़्त जब पैसे की हर किसी को ज़रूरत है, पैसे कमाना, जॉब लॉसेस इतने हो रहे हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इस सिचुएशन में P2P लेंडिंग एक अच्छा ऑप्शन दिखता है? या आई मीन व्हेन इट कम्स टू जब आप स्टॉक मार्केट की बात करोगे तो आई मीन जो हमारी P2P लेंडिंग है, ये एक लेंडिंग है। सो वी विल नॉट कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें आप एंट्री और एग्जिट पॉइंट बड़ा मैटर करता है। चाहे आप म्यूचुअल फंड हो तो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करे उसके हिसाब से आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने बजाज का एग्जांपल लिया, बजाज फिनसर्व का, तो उसमें क्या होता है कि कंपनीज़ देखो आज जो छोटी कंपनी है, कल परसों जाके उसमें से कुछ कंपनीज़ बड़ी बनेगी ही बनेगी। सो जो बजाज फिनसर्व च बढ़ के आगे चलेगी, आज भी कई सारी कंपनी छोटी होगी, जिस पर कुछ लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, वो आगे चल के वो भी बड़ी बनेगी। अगेन लोगों को लगेगा कि हमने वो भी अपॉर्च्युनिटी खो दी है, तो इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, कई सारी कंपनीज़ आएगी, छोटी और बड़ी होकर चली जाएगी। बट जहाँ तक और वो एक बार बड़ी बन गई, बहुत बड़ी बन गई तो अगेन ग्रोथ रेट क्या है, तो कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट जहाँ तक P2P लेंडिंग की बात है, तो आप अर्ली एंट्री करो या फिर लेट एंट्री करो, इससे आई डोंट थिंक कि ज़्यादा मैटर करेगा बिकॉज़ बैंकिंग कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही। आज भी अगर कोई नई बैंक आती है तो मतलब ऑब्वियसली ब्रांड नेम एंड अदर नेम उनके लिए टाइम लगेगा, लेकिन बिज़नेस मॉडल लगभग सेम ही है। वही है कि कम रेट पे पैसा लेना है, ज़्यादा रेट पे पैसा देना है। तो सिमिलरली अगर कोई रिटेल पर्सन है, रिटेल इन्वेस्टर है, वो अगर P2P लेंडिंग में अब देख रहा है, 2 साल बाद भी जाता है, तो वी डोंट थिंक कि उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। बस ये होगा कि एक्सपीरियंस की बात है। 1-2 साल वो जाएगा, धीरे-धीरे नई-नई चीज़ें वहाँ पे ट्राई करके देखेंगे कि किन-किन कहाँ-कहाँ करते हैं तो रिस्क कम हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट एक चीज़ है, जो एक्सपीरियंस से सीखी जा सकती है एंड वही एक बेनिफिट लगता है एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ रिटर्न और इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ मतलब हमें नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें रहेंगे। ओके। अच्छा प्रसाद, जैसे हम जानते हैं कि आरबीआई भी इंटरेस्ट दिखा रही है इस कारोबार को बढ़ाने के लिए और सेफ्टी कंसर्न्स के लिए ताकि पैसा ना डूबे क्योंकि बैंक्स में हमने देखा है, एनबीएफसीज़ में देखा है, तो कोई चांस नहीं लेना चाहते इसलिए वो भी इस पर काम कर रहे हैं। एक लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि अ, आने वाले दिनों में ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप देखोगे लेंडिंग का बिज़नेस, तो आप देखोगे कि पर्टिकुलरली पीएसयू कंपनीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर पीएसबीज़, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनके एनपीएस ज़्यादा होते हैं। अगर आप एचडीएफसी देखोगे या कोई प्राइवेट बैंक्स देखोगे, तो उनके कंपैरेटिवली मतलब ऐसा नहीं कि उनके नहीं रहते, कंपैरेटिवली उनके कम रहते हैं। सो अल्टीमेटली लेंडिंग का जो पूरा गेम है, उसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक तो मतलब जहाँ तक बैंक की बात आती है, तो कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा एक्वायर करना, इसलिए हम कासा रेशियो देखते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट से कितना पैसा आया बैंक के पास, यानी वो कम इंटरेस्ट रेट पर आया। एंड देन जी। जो लोन गया है, उसमें कितना लोन रिकवर हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है, राइट? सो यहाँ पर जहाँ तक भी P2P लेंडिंग की बात है, आपका पैसा अपना है, तो यहाँ पे जो कासा पॉइंट है, अदर पॉइंट है, वो रिलेवेंट नहीं है। बस एक पॉइंट रिलेवेंट है, वो ये है कि कितना एनपी आपका है, मतलब आप जिन को लोन दे रहे हो वो कैसे रिटर्न पे कर। सो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल जो होता है, वो होता है कि कितना ड्यू डिलिजेंस आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर पर्सन का, उस पर्टिकुलर एंटिटी का। कई बार येस बैंक का हम देखते थे, येस बैंक का जो फॉल हुआ है उसके पीछे एक रीज़न तो ये भी है कि ऐसा नहीं कि मतलब बैंक ने खराब परफ़ॉर्म किया, कंपनी के जो प्रमोटर है राणा कपूर, उन्होंने कुछ डीएचएफएल को लोन दिया, बदले में उनसे कहा कि आप मेरी फैमिली कंपनी को कुछ पैसा ट्रांसफ़र कर दो। तो इस तरह की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ उसमें हुई हैं।
बट जनरली बैंक्स एट लार्ज पूरा अगर उनका स्कोप देखा जाए तो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स देखोगे तो दे आर डूइंग देयर बिजनेस प्रीटी वेल, अच्छे से बढ़ा भी रहे हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा भी रहे हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज अ वर्क ऑफ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कि कितना, नॉट जस्ट अबाउट द सिविल, जैसे कि आप देखते हो लोन जब लेते हैं तो कई सारी चीज़ें बैंक आपसे पूछती भी है, ये बताओ जी। वो बताओ कितनी सैलरी क्या है, सिविल कितना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक आप भी अगर ड्यू डिलिजेंस करते हो, पर्टिकुलर आपने जैसे एसएमई का एग्जांपल लिया था, तो उस एसएमई को आप ट्रैक करते हो, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको एमसीए की वेबसाइट पर मिलते हैं, उन्हें ज़रा ट्रैक करते हो कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, वर्किंग कैपिटल कैसा है, फ्री कैश फ्लो कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। थोड़ा अगर आप ड्यू डिलिजेंस में टाइम डाल दोगे तो उतना ही आपको रिस्क कम करने में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन प्रसाद, क्या ऐसा भी है जो कंपनीज हैं जो इस फील्ड में है, ऑब्वियसली उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया तो तय किया ही होगा कि अगर आप किसी अननोन व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं तो उनकी तरफ से भी कोई ना कोई गाइडलाइन तो जरूर रही होगी कि आप किस तरह से जो बोरोअर है उसको चूज कर सकते हैं, अपना रिस्क कम कर सकते हैं। इस तरह के भी फीचर्स तो शामिल किए होंगे। या बट क्या है ना कि अगर किसी को लेट से बैंक से पैसा मिलता है, देखो पी टू पी लेंडिंग अगर प्लेटफॉर्म की बात करें, यहाँ पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो थोड़ा ज़्यादा ही रहता है बैंक से कंपेरेटिवली। सो अगर किसी जी। को बैंक से क्विकली और बिना ज़्यादा देरी के लोन मिल रहा है तो विल प्रेफर बैंक, दैट्स फॉर श्योर, राइट। तो वो करेक्ट। लोग बैंक के पास ही जाएंगे। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है तो उनके लिए पी टू पी एक प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए ड्यू डिलिजेंस का काम आपकर बढ़ ही जाएगा, बिकॉज वो प्लेटफॉर्म चाहे कितना भी स्क्रूटिनाइज करे चीज़ों को, कितना भी मतलब चुन चुन के लोन प्रोफाइल्स आपके सामने ला कर दे देंगे, बट द प्रॉब्लम ये है कि कितना भी उन्होंने चेक करके ला दिया तो भी बिकॉज वो रिस्की अप्लीकेशन ही रहेंगे, वो कैंडिडेट्स रिस्की रहेंगे, बिकॉज वो पी टू पी पे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बाकी जगह पे, मतलब एक मतलब तो इसका ये भी है कि पी टू पी की तरफ आ रहे हैं, मतलब बाकी जगह से, मतलब पर्टिकुलर जो बैंक्स है वहां से मिलने में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आ रही है। दैट्स वाई यू आर चार्जिंग 20-25%, जनरली 12-24%। एंड सो ये सारी चीज़ें मुझे लगती है कि अगर आप वो राजी भी हैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए तो इसलिए भी राजी हैं बिकॉज उनके पास कुछ ना कुछ इश्यूज है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट से या सिविल रिपोर्ट के पास में है। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। बिल्कुल। तो लेकिन प्रसाद, जो देखा जाए, जैसा आपने बताया कि बैंक के पास हम जाते हैं, लंबी लाइन लगानी पड़ती है, कई सारा पेपर वर्क का झंझट है, आपको इतने तरह-तरह की इन्फॉर्मेशंस देनी है। उसके बाद भी ये आपके पास गारंटी नहीं होती, इस बात का भरोसा नहीं होता कि आपका सामने वाला बैंक आपको पैसा दे देगा और आपकी जब ज़रूरत के समय में पैसे की ज़रूरत है, तो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन क्या पी2पी लेंडिंग की यही खासियत इसको आउट ऑफ द लीग बना रही है, अट्रैक्टिव बना दे रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ऑनलाइन आना है, प्लेटफॉर्म, कोई सा भी प्लेटफॉर्म जो है पी2पी लेंडिंग सर्विस का, उसको ज्वाइन करना है, और जैसे हम एसआईपी की शुरुआत कर लेते हैं 5-10 मिनटों में, उसी तरह से बस हमें अपने इस नए इन्वेस्टमेंट टूल को भी यूज करना है, और बिना किसी पेपर वर्क के आपको बस कुछ पेपर्स अपलोड करने हैं और आपका काम हो जाएगा। तो क्या ये एक जो खूबी है इस पूरे कारोबार की, इसे अलग बना रही है और इसलिए शायद इसकी डिमांड भी है वो बढ़ती जा रही है? मुझे लगता है कि जो पॉइंट इसे अलग बना रहा है वो ये है कि देखो आप अगर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, तो एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्वेस्टमेंट को समझना होता है। बट जैसे कि लेंडिंग है तो एक इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हम बचपन से दोस्तों से पैसा ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं, जो भी चीजें हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, जो भी इंटरेस्ट हमें मिलता है, ये सारी चीजें हम देखते आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कई सारे लोग हमारे आजू बाजू वो इलीगल और अनऑर्गेनाइज मार्केट में पैसा लोन के तौर पर देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे-छोटे गाँव में कुछ लाइसेंस होते हैं, कुछ बिना लाइसेंस के साहूकार होते हैं। लोग क्या करते हैं कि बैंक में ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो जाते हैं साहूकार के पास, फिर साहूकार क्या बोलेगा कि हम इतनी ज़मीन आप अपनी हमारे नाम पर रख दो, हम कर, लोगों को ज़रूरत है, दैट इज़ व्हाई वो साहूकार के पास जा रहे हैं। सो सिमिलरली पी2पी लेंडिंग एक प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पर लोगों को मतलब ज़ोर-ज़बरन उनके साथ मतलब और कुछ गलत नहीं होगा, तो उनके लिए सेफ्टी भी है एंड एक प्लेटफ़ॉर्म भी है कि किसी एक पर्सन से लेने की बजाय वो चाहे फिर ज़बरदस्ती भी कर सकता है कि हाँ, मैं ज़मीन रख ले रहा हूँ, तुम डिले कर रहे हो, तो सॉर्ट ऑफ वो होता है। आपने भी कई बार ऑब्ज़र्व किया होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो पी टू पी लेंडिंग आई थिंक ये एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है देने वालों के लिए भी, बिकॉज़ लोग ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट उनके लिए थोड़ा ऊपर का मामला होता है। लेंडिंग एक थोड़ा ईज़ी माना जाता है उनके लिए, तो वो बोलते हैं कि चलो लेंडिंग ट्राई करते हैं, तो वो ऐसे में भी जिस किसी टाउन या सिटी में वहाँ पर भी किसी को लोन देके पैसा कमा रहे होते हैं, तो पी टू पी उनके लिए थोड़ा एक ज़रिया हो जाएगा, और जो लेंडर है उनको साहूकार और बाकी लोगों के बजाय सीधा पी टू पी लैंड प्लेटफ़ॉर्म की तरफ जा सकता है। आई थिंक दिस इज़ समथिंग कि जो हमारा मतलब पुराने टाइम से जो चल रही है प्रोसेस,
लेंडिंग की, जो कि इल्लीगल है, बिना लाइसेंस के लोग लोन लेते हैं, लोन ले गए हैं। तो बस ये एक तरीका है, ज़रिया है कि जहाँ से लीगली आप ये सारी प्रोसेस कर सकते हो और इंटरेस्ट रेट भी कमा सकते हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो माध्यम है वो तो ट्रेडिशनल ही है, जो कई सालों से चलता आ रहा है। हमने अपने घर में देखा है किस तरह से पैसे उधार दे देते हैं, चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो जानने वाले हों, दूर के रिश्तेदार हों। तो ये माध्यम तो हम सबको मालूम है, बस जो तरीका है वो ऑनलाइन हो गया है और इससे भी अब काफ़ी सारे लोग फ़ैमिलियर हो गए हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई पी2पी लेंडिंग के साथ जुड़ना चाहता है, इस प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल करना चाहता है तो। अ, यहाँ पर एक बात हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पी2पी लेंडिंग पर ही जो 5 पैसा प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें पी 5 पैसा पी2पी लेंडिंग के क्या फीचर्स हैं? किस तरह से हम इस फैसिलिटी को आप तक पहुँचा रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है? आप कैसे अपने बोरोवर को चूज़ कर सकते हैं? ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे अगले वेबिनार में जुड़िए क्योंकि वहाँ पर अ, हमारे जो सीईओ हैं 5paisa.com के मिस्टर प्रकाश गगदानी, वो आपके साथ सीधी बात करेंगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएँगे कि इस 5 पैसा पी2पी लेंडिंग के साथ जुड़ने में आपको कितना फ़ायदा होगा, आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वेबिनार हम आपके लिए नेक्स्ट लेकर आने वाले हैं। प्रसाद आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पी2पी कॉन्सेप्ट को इतने आसान तरीके से, इतने इंटरेस्टिंग तरीके से लोगों को समझाने के लिए और हमें उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी पी2पी लेंडिंग को लेकर हमारे व्यूअर्स के बीच। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। या फिर थैंक यू दिस प्रसाद। या